2.5%। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर गिवन परसेंटेज इन आर, पहले आप इतना नोट कर लो तो फिर बता रहा हूं, इसको पहले कंप्लीटली नोट कर लो। वही अभी जस्ट बताने जा रहा हूं, कहीं भी लग जाएगा, एनीवेयर लग जाएगा, किसी भी चैप्टर में लग जाएगा, किसी भी चैप्टर में लग जाएगा। इतना पहले आप नोट कर लो, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। अच्छा, अब इसको इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अगर करना है तो आप इसको 20-30 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वही चीज बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, सब्जेक्टिव अप्रोच आपका क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लेस देन 2% और ग्रेटर देन इक्वल टू 2% में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर गिवन परसेंटेज, देखो बेटा, अगर गिवन परसेंटेज लेस देन 2% या ग्रेटर देन इक्वल टू 2% तक में डिवाइड किया गया तो जैसे चार्जेस के बीच की सेपरेशन 0.4% चेंज कर दी, 0.4%, तो इस कैटेगरी में आ गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज निकालना है फोर्स में, उसमें जो आर का पावर है ना, उससे आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे पावर गिवन जो दिया है फार्मूले में, मल्टीप्लाइड बाई पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज गिवन। जैसे स्मॉल आर में 0.3% चेंज है, तो फोर्स में कितना परसेंट चेंज होगा? आर का पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 2 है, 2 इंटू 0.3, 0.6%। लेकिन लेस देन 2% तक के लिए ये आंसर सही देगा। मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2% है, तो आप परसेंट चेंज इन फोर्स के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट में n के ऊपर क्वांटिटी का पावर, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, परसेंट चेंज इन फोर्स n के ऊपर क्वांटिटी का जो पावर है -1 करके 100 कर दीजिए। ऐसा कर देंगे तो आप विद इन 50 सेकेंड आंसर टिक कर पाएंगे। परसेंट चेंज इन इलेक्ट्रिकल फोर्स n के ऊपर जो क्वांटिटी का पावर है फार्मूले में वो लगाइए, -1 करके 100 कर दीजिए। ये एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम से इसको डिराइव करते हैं फार्मूले को, लेकिन ये शॉर्टकट में यूज होता है ऑब्जेक्टिव में। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, जेई नीट में हो, बोर्ड में, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं यूज करके 50% वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखिए बेटा, 50% वाला जो क्वेश्चन था, 50% वाला क्वेश्चन था R2 इज R1 प्लस 50 R1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया था 1.5 R1, यही आया था ना भाई, 1.5 R1 आया था। ये जो वैल्यू है ये n की वैल्यू है, ये वैल्यू n की है। 50% चेंज n बिकम्स 1.5, 20% चेंज n कितना है? 20% चेंज n कितना है? 1.2। 30% चेंज है n कितना है? 1.3। 50% चेंज है n कितना है? 1.5। 50% है तो 1.5। बेटा देखो, यहां पे n 1.5 है, इस फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, इस वाले फार्मूले को। तो परसेंट चेंज इन फोर्स n के ऊपर r का पावर कितना था फार्मूले में? कूलम्ब्स लॉ में r के ऊपर पावर कितना था? 2। तो n पावर 2 माइनस 1 इंटू 100, n पावर 2 माइनस 1 इंटू 100, यही है ना? n की वैल्यू कितनी है? 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25 माइनस 1 इंटू 100 कितना होगा?
125। इस तरह से 50 सेकेंड में हम सेम आंसर ला सकते हैं। भाई यहां पे अगर आप 1.5 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100 कर दे बच्चों, तो ये सॉल्व करने पे 2.25 -1 इंटू 100 हो जाएगा, और इस तरह से 125% आंसर आ जाएगा। 125% आंसर आ जाएगा। ये जो है, अच्छा, ये जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया परसेंट चेंज का, इस कॉन्सेप्ट पर 11th में भी किसी चैप्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, 12th में भी किसी चैप्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी चैप्टर पे मेथड यही रहेगा। भाई आप समझ रहे हो बात को ना? तो इस मेथड कॉन्सेप्चुअल और सब्जेक्टिव अप्रोच इसी तरह से रहेगा। जैसे कह दे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कह दे कि परसेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, 11th में आपने पढ़ा है, परसेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम 50%। व्हाट इज परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 125%। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, और p का पावर 2 है, तो n का पावर 2 - 1 इंटू 100। तो क्या पावर हमेशा पावर 2 ही रहेगा? नहीं, वो तो फार्मूले में कोई भी पावर हो सकता है। पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि फार्मूले में पावर क्या दिया हुआ है। रिगार्डिंग कूलम्स लॉ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर? अच्छा, मैं ऐसे ही पूछता हूं, आप बिना कैलकुलेशन के बताओ। स्मॉल आर में 20% चेंज है, चार्जेस के बीच सेपरेशन में 20% इंक्रीज है, चेंज है, परसेंट चेंज इन फोर्स कितना होगा? सोच के बोलना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.2 का स्क्वायर कितना होता है? 1.44 -1 इंटू 100। क्या आंसर है? 44%। कोई डाउट? 30% चेंज है आर में। एफ में कितना चेंज होगा? 1.3 का होल स्क्वायर, 1.3 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100, बताओ 69%। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, डायरेक्टली आंसर टिक करना है। समझ में आ गया ना? हाँ, अगर सब्जेक्टिव में है तो आपको स्टेप दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देन यू विल गेट 3 मार्क्स कंप्लीटली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कट जाएगा, नंबर ही नहीं मिलेगा, काट देगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कूलम्स लॉ समझ में आ गया बच्चों? कूलम्स लॉ का फार्मूला और उस पर बेस्ड जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, वो सारा आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? अब मैं कूलम्स लॉ में आपको एक टॉपिक बताता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हेडिंग डाल दीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये एनसीईआरटी में पेज 12 पे दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये टॉपिक पेज 12 एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। फॉर्मूला इज गिवन देयर, बट बहुत ही शॉर्ट में कितना आपको लिखना है सब्जेक्टिव एग्जाम में, बोर्ड में, वो चीज यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों? देखिए, ये सबसे पहले आप ये 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, XYZ प्लेन कंसीडर करेंगे। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ये चार्ज Q1 है और ये वाला चार्ज है Q2। इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1, y1, z1 मान सकते हैं ना? XYZ प्लेन में चार्ज Q1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 मान सकते हैं, और
Q2 का पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों x2 y2 z2। ओरिजिन का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अगर चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और ये वाला ट्रायंगल लॉ के हिसाब से डेल्टा r वेक्टर है। आप लोगों ने वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करो तो फिर आगे बताता हूं। डन बेटा। क्लियर? अच्छा बेटा, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, पहले आप मुझे यहां पे ये बताओ r1 वेक्टर, इसको मैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप लिख सकता हूं ना भाई? वेक्टर में 11th में पोजीशन वेक्टर पढ़ा है आपने। आई कैप किस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस। जे कैप वाई एक्सिस के लिए और के कैप जेड एक्सिस के लिए। तो R1 वेक्टर हम लिख सकते हैं बच्चों x1 y1 z1, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, R2 वेक्टर कितना होगा बच्चों? R2 वेक्टर कितना होगा? R2 वेक्टर आप बताइए, देख के बताइए यहां से। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे बेटा बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एक लाइन यहां पे लिख लीजिए, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ अगर इसमें अप्लाई करें बच्चों तो R1 प्लस डेल्टा R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर होगा। यही ट्रायंगल लॉ बताया था ना मैंने आपको। इसमें अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें तो ये होगा बाई ट्रायंगल लॉ R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। यूज कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा R वेक्टर कितना आ जाएगा? अगर यहां से हम डेल्टा R वेक्टर निकाले बच्चों तो क्या लिख सकते हैं बताइए? डेल्टा R वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिख सकते हैं। और R2 वेक्टर कितना है बच्चों? R2 वेक्टर ये है, लिख दिया। R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर ये है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर R2 और R1 की R2 की जगह ये और R1 की जगह ये रख दें तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है ना? सबको क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, दिस माइनस दिस मीन्स x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये डेल्टा R वेक्टर हो गया बच्चों।
क्लियर है सबको ना? इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैं डेल्टा आर वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहता हूं तो कितना होगा? मॉड का मतलब अगर मैं यहां पे डेल्टा आर वेक्टर का मॉड लिख लूंगा बच्चों, तो इसको मैं डेल्टा आर लिख दूंगा, यानी प्लस डेल्टा आर लिख दूंगा, और ये जो है चार्जेस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। चार्जेस Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो मैं ये जो डेल्टा आर वेक्टर है इसका मॉड ले लूंगा। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस ले लूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो इसका मॉडुलस कैसे लिखा जाएगा? ये जो वेक्टर है इसका मॉड कैसे लिखा जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक ना? तो यहां से हम डेल्टा आर यानी दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं बच्चों? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इतना आप नोट कर लो पहले। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आ गई। डन बेटा? अच्छा, अब इसी के जस्ट नीचे एक लाइन और लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसको लिखेंगे बच्चों F12 वेक्टर। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर व्हाट? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 वेक्टर मीन्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 होता तो क्या मतलब होता बच्चों? F21 होता तो क्या मतलब? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। जिस पे फोर्स निकालते हैं, जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं उसको रेफरेंस चार्ज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको? रेफरेंस चार्ज या डेटम चार्ज। एनसीईआरटी में रेफरेंस वर्ड यूज किया गया है। तो आप मुझे ये बताओ F12 वाले केस में रेफरेंस चार्ज कौन सा है? Q1। किस पे निकाल रहे हैं? F12 सिंबल का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सो विच इज रेफरेंस चार्ज? Q1। F21 सिंबल में रेफरेंस चार्ज कौन सा है? Q2। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। जिस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे उसको रेफरेंस चार्ज कहते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा रेफरेंस चार्ज के रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है। डायरेक्शन अभी आगे बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है? हमेशा रेफरेंस चार्ज के रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है वो अभी आगे बताऊंगा मैं। F12 सिंबल का मतलब समझ में आया? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 इज रेफरेंस चार्ज और डेटम चार्ज। क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K मॉड Q1 Q2 बाई डेल्टा R होल स्क्वायर इनटू, चूंकि वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो डेल्टा R कैप
डेल्टा आर कैप की वैल्यू कितनी होगी? आर कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1। मैंने आपको बताया था 11th में कि आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू मॉड्यूलस कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो हमने वेक्टर फॉर्म, देखिए विदाउट दिस इज नॉट ए वेक्टर फार्मूला। भाई ये तो जनरल फार्मूला है ना, जो हमने लास्ट क्लास में बताया आपको। हमें वेक्टर फार्मूला चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में डेल्टा आर कैप लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। और डेल्टा आर कैप की वैल्यू 1 है, यानी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताओ बेटा कि आर कैप के लिए फार्मूला क्या होता है? क्या बताया था आपको? आर कैप का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? यूनिट वेक्टर का फार्मूला। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला बताया था आपको? मॉड, पहले मैंने बताया था आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। दिस फार्मूला आई हैव गिवन इन वेक्टर चैप्टर। आर कैप आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर, दिस इज फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। मालूम ही है आप लोगों को। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल के मॉड Q1 Q2 बाई डेल्टा आर होल स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? इतना आप पहले नोट कर लो, फिर आगे बताओ। ये पूरा 3 मार्क्स का स्टेटमेंट है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अच्छा, अब एक बात और बताओ बच्चों, आर वेक्टर का मॉड्यूलस मैं प्लस आर लिख सकता हूं क्या? आर वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस आर लिख सकता हूं मैं, राइट? प्लस आर वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस आर है, माइनस आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या है? प्लस आर है, क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आप मुझे ये बताइए कि मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर को मैं सिंपली डेल्टा आर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, स्मॉल के मॉड Q1 Q2 बाई डेल्टा आर होल स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वेक्टर, और नीचे डेल्टा आर यहां पे मैंने लिख दिया, डेल्टा आर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर कितना हो गया? इसको यहां मैं नहीं लिखना चाहूं, जैसे जो डेल्टा आर यहां था